ये फैन भी कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनिक वाले को बुलवा कर ठीक कराएंगे सब, क्योंकि माइक रिकॉर्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत आवाज़ इसकी सब इसके अंदर जाती है। डायरेक्ट नहीं सर, हाँ वो तो बताया थे, हाँ एक दिन बुला के इलेक्ट्रिकल से करा लिया जाए इसको, नहीं चलो अच्छा। देखो बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी इस हफ्ते का टारगेट है, ठीक है। और सैटरडे को, अब क्लास का टाइम हमेशा 5 से 6:30 रहेगा, ठीक है। सैटरडे, हाँ, और सैटरडे को टेस्ट भी 5 से 6:30 ही हुआ करेगा, ठीक है शुभम, है ना। मतलब ये 5 से 6:30 साइंस वाली क्लास के जस्ट बगल, ठीक है। टेस्ट भी उसी समय हुआ करेगा सैटरडे को, ठीक है। तो इस बार टेस्ट का टारगेट कैपेसिटर और इलेक्ट्रिसिटी रखेंगे। अभी जो पिछला टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन अभी रात को हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, तो हम कैपेसिटर करा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बात करते हैं कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर की क्या खास बात है, कैपेसिटर में एक सबसे पहला टर्म आता है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को C से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी। हेलो 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 हेलो, क्यों नहीं आ रही? ये इसकी बैटरी ख़राब है शुभ, नहीं ये लाइट जल गई इसका, नहीं का ना। हेलो 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 हेलो, इसका बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। कहाँ चले गए? शुभम को बुलाना पड़ेगा। हाँ शुभम, बैटरी चेंज कर दो, उसकी आवाज़ नहीं आ रही। पता नहीं, लाल लाल जलने का मतलब यही था ना। हेलो हेलो हेलो, तो दिक्कत हो गई थी क्या? क्या? अच्छा अच्छा, जब बैटरी डिस्चार्ज होगी तो ये गायब हो जाएगा। हेलो हेलो, ब्लिंक करेगी, ब्लिंक करेगा, अच्छा ठीक। देखो अच्छा, तो कैपेसिटेंस की बात, ये देखो कुछ दिक्कत कर रहा है, या तो ये कवर नहीं कर रहा है। हेलो, ठीक है। चलो देखो, कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस का मतलब है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। बढ़िया, मतलब कहीं पर भी ये वर्ड भी यूज़ किया जाए तो आप इसको भी कंसीडर करिएगा। केवल कैपेसिटेंस में कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज नहीं है, टू स्टोर एनर्जी भी है, क्योंकि जब कोई बॉडी चार्ज होती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। ये हमने पिछले लेक्चर में समझा था, किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो थोड़ा सा चार्ज दें, जब अगला चार्ज देना शुरू करते हैं तो पहला वाला चार्ज उसको रिपल करता है, तो हमें एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है। तो बॉडी जैसे जैसे चार्ज होती जाती है उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होती जाती है, इसको बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेल्फ एनर्जी, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, ठीक। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? चार्ज गिवन टू द पोटेंशियल, C इक्वल टू Q अपॉन V। यूनिट क्या होगी? कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड, F से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसमें ये समझने वाली बात है, किसी बॉडी को जितना ज़्यादा चार्ज देंगे उसका पोटेंशियल उतना ज़्यादा राइज करेगा। देखो इस फॉर्मूले को देखकर लगता है कि C=Q/V है कि हम यदि चार्ज को बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है, चार्ज को बढ़ाने पर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस उतनी रहती है। समझने का मतलब समझो, पेट का जो तुम्हारा साइज़ है वो कैपेसिटेंस है। ज़्यादा खाना खाओगे, खाने का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारे पेट की कैपेसिटी उतनी ही बनी रहेगी। समझ पा रहे हो ना? इट इज़ ऑल अबाउट चार्ज हो गया खाना, पोटेंशियल हो गया उसका लेवल। तो जितना ज़्यादा खाना खाते जाओ उतना ज़्यादा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक। लेकिन इसका मतलब तुम्हारी पेट की कैपेसिटी से नहीं है, पेट की कैपेसिटी पहले से ही फिक्स है। सही है ना? तो यही आपको समझना है कि किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटेंस है वो गिवन चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के बराबर होती है। लेकिन चार्ज को बढ़ाने पर पोटेंशियल तो बढ़ता है लेकिन कैपेसिटेंस रिमेन कांस्टेंट। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आपको इस बात को समझना है कि आप चार्ज बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ेगा और कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात आती है, चार्ज पे तो डिपेंड नहीं करता, किसी बॉडी की कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, पोटेंशियल पे डिपेंड करती है। पोटेंशियल मतलब खाने का लेवल, समझ रहे हो? पेट खाली है तो लेवल है ही नहीं, फिर भर लो। या इस कमरे में मान लो तुमने क्लास में बच्चे भर दिए, अब जैसे इस कमरे की बात करें, इस कमरे में मान लो 200 बच्चे बैठ सकते हैं, तो 200 बच्चों की इसकी कैपेसिटी है। अब क्या है, बगल में दरवाज़ा खोल के बगल वाले में बैठा दो, खिसका दो, तो दूर से कहेंगे कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, 400 आ गई, लेकिन इसकी चीज़ें फिक्स है। तो ऐसे किसी भी बॉडी की कैपेसिटेंस जो होती है वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अब डिपेंड किस पे करती है? तो मान लो एक चार्ज स्फीयर ले लें, सबसे आइडियल केस, और इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डाल दें, इसकी रेडियस ले लें, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q/V हो गया। V की जगह हमने 1/4πε0 के Q/R कर दिया, Q से Q कैंसिल, मतलब कैपेसिटेंस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? 4πε0 K × R। R मतलब रेडियस। तो इसका मतलब किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस बोले कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अब आप कहोगे सर इतनी छोटी छोटी बातों को इतनी देर से तसल्ली से क्यों डिस्कस कर रहे हो? एसेंशियल रीजन, छोटे छोटे कंसेप्ट, इन्हीं सब बातों पे डिपेंड करते हैं। नहीं क्लियर होता, रिलेट ही नहीं हो पाता, सही है ना? तो कैपेसिटेंस जो होता है वो चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी, ठीक। अब बताओ, तो किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटेंस है किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे, और दूसरा किस पे डिपेंड कर रही है? मीडियम पर। तो हम बोलेंगे कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मीडियम, शेप, साइज एंड मीडियम। तो कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड करती है, कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मीडियम, ठीक है, और डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज। दूसरी बात, स्फेरिकल बॉडी की बात करो तो स्फेरिकल बॉडी की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4πε0 K × R हो गया, ठीक। अब यहाँ पे 4πε0 क्या है? 4πε0 हो गया 1/9 × 10⁹ तो यहाँ पे रख दोगे तो C बराबर क्या आ जाएगा? K/9 × 10⁹ × R। अब ये और क्लियर कट हो गया कि किसी स्फेरिकल चार्ज बॉडी की जो कैपेसिटेंस है, स्फेरिकल चार्ज बॉडी की जो कैपेसिटेंस है, एक तो मीडियम पे डिपेंड कर रही है और दूसरी उसके रेडियस पर। यदि हम एयर ले लें
ये तो मीडियम है। यदि एयर की बात करेंगे तो K की जगह 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/9 × 10⁹ तो हम चाहें तो इसको वापस रिप्लेस कर सकते हैं 1 × 9 × 10⁹ में। तो ये सॉल्व हो जाएगा कैपेसिटेंस इज मीडियम इज K टाइम्स ऑफ कैपेसिटेंस इन एयर। ठीक, तो कुल मिला के एक बेसिक सा रिजल्ट हो गया कि किसी भी चार्ज स्फीयर की कैपेसिटेंस यदि एयर में रखी है तो किस पर डिपेंड कर रही है, रेडियस पर। यदि मीडियम है तो साथ में K और बढ़ गया। तो कुल मिला के डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाती है। ठीक है, ये एकदम क्लियर कट रिजल्ट है, अनकंडीशनल, किसी कंडीशन से कोई लेना देना नहीं। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे तो कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। ये स्टार्टिंग था, हम मेन कंसेप्ट्स उठाएंगे जिन पे सवाल बनते हैं या जो परेशान करते हैं। ठीक, ये एक जनरल इंट्रोडक्टरी था। अब इसके बाद अब हम वो पॉइंट वैरायटी केसेस उठाएंगे जो परेशान करते हैं या जिन पे सवाल बनते हैं। ये एक जनरल डिस्कशन हो गया कैपेसिटेंस को लेकर। तो जब भी वर्ड कैपेसिटेंस आए तो आपके मन में ये होना चाहिए बात कैपेसिटी की हो रही है। कैपेसिटी मन में समझो हमारे पेट का साइज, चार्ज जो हमने डाला और जो पोटेंशियल बना, चार्ज मतलब भोजन, पोटेंशियल मतलब लेवल, जितना खाओगे उतना लेवल बढ़ेगा, बात खत्म। लेकिन उसका बॉडी की कैपेसिटेंस से कोई लेना देना नहीं है, उस रेशियो से नापा जा रहा है, बात अलग है। ठीक है, हाँ ये है कि लेवल कम कर दो तो थोड़ा और बढ़ सकते हो, बस इतनी सी बात है। भाई डब्बे में तुमने पहले कपड़े रखे, पहले फ्रीली रखे, फिर थोड़ा दबा दिए, लेवल कम हो गया, थोड़े कपड़े और भर दिए, बस इतनी सी बात है। लेकिन डब्बे के अंदर कपड़े स्टोर करने का जो कैपेसिटी थी वो पहले से ही फिक्स थी, तभी तो बोलते हैं कैपेसिटेंस डिपेंड ऑन शेप, साइज एंड मीडियम। इलेक्ट्रिकल में ये जुगाड़ है कि यदि हम पोटेंशियल का लेवल कम करते जाएं तो हम और चार्ज दे सकते हैं, तो हमें लगेगा कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। अब भाई इस कमरे में मान लो 200 बच्चे बैठते थे, अब जो सामने से देख रहा है वो समझता है कि 200 बच्चे कैपेसिटी है। अब हमने क्या किया, ये गैलरी में बैठाना शुरू कर दिया, तो जो सामने से एंट्री कर रहा है उसके लगेगा तो कैपेसिटी इसकी 400 हो गई। ये है सारा खेल कि हम कभी कभी पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं, पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं। तो ये तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज। अब इस पूरी कहानी में हमने ये समझ लिया कि किसी बॉडी पर हमें चार्ज, जैसे मान लो ये मार्कर है, हमें इसको चार्ज देना है, तो हम चार्ज देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे, एक टाइम के बाद ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, लीक करने लग जाएगा। तो हमें पता लग गया इससे ज़्यादा चार्ज नहीं दे सकते, इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो गई। और हम ये भी समझते हैं जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो छोटी छोटी होती है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था चाहिए थी कि शेप और साइज को बदले बिना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सके। ठीक है, विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज वी कैन स्टोर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। ऐसे अरेंजमेंट को कैपेसिटर बोला गया। क्या बोला गया? कैपेसिटर। तो अब हम समझने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर के बेस पे भी नीट में सवाल आ चुका है, तो हम उसको डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर हम केवल मेन हेडिंग उठाएंगे जिनके कंसेप्ट को जाने बिना उस चैप्टर को मतलब नहीं माना जाता कि आप लोगों ने चैप्टर कभी पढ़ा या समझा, तो उसका डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेडिकल का पेपर उन कंसेप्ट्स को बार बार सामने जरूर लाता है, वो चेक करता है कि आपने चैप्टर जाना है कि नहीं जाना है। दिस इज द थिंग। आपने कहा कैपेसिटर पढ़ लिया और आप उस कैपेसिटर का मतलब नहीं समझते कि भाई कैपेसिटर क्यों बनाना पड़ा। कैपेसिटर बना, चार्ज तो हर बॉडी स्टोर कर लेती है, तो कैपेसिटर बनाने की क्या जरूरत थी। कैपेसिटर एक ऐसा अरेंजमेंट है जो बिना बॉडी का शेप और साइज को चेंज करके डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, द अरेंजमेंट इन विच वी कैन स्टोर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज, ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। तो अब हम लोग कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर को समझना है।
ठीक है, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। तो अब क्या है, ये नीट में सवाल भी आया है, फिर हम इसी को समझा भी देंगे। इसी पे कंसेप्ट डिस्कशन पर नीट का सवाल जो था वो इसी अप्रोच पर आया था। एक चार्ज प्लेट है ए, बढ़िया, आप इसको चार्ज देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, एक लिमिट तक आपने इसको चार्ज दे दिया, बढ़िया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक चार्ज प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट ले आए, न्यूट्रल प्लेट बी, सही, चार्ज प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट ले आए, तो प्लेट ए के चार्ज और पोटेंशियल पे क्या असर आएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए if we bring neutral plate B in front of plate A, ठीक है। सवाल समझो क्या है, ये नीट में आया हुआ सवाल है, अपने घर से नहीं करा रहा हूं। इफेक्ट ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए, प्लेट ए के चार्ज और पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा यदि एक न्यूट्रल प्लेट बी इसके सामने लाई जाए। तो देखो होगा क्या, प्लेट ए पर चार्ज क्या है, प्लस क्यू, प्लस क्यू सामने क्या इंड्यूस करेगा, माइनस क्यू। इंड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि एट ए डिस्टेंस है, मजबूरी में है, कनेक्ट होता तो कंडक्ट हो जाता। तो पॉजिटिव सामने क्या इंड्यूस करेगा, निगेटिव, पीछे क्या इंड्यूस करेगा, पॉजिटिव, बढ़िया। तो चार्ज का इंडक्शन हो गया। अब बताओ प्लेट ए के चार्ज पे कोई फर्क पड़ा, नहीं, तो पहली बात तो क्लियर हो गई। तो इफेक्ट ऑन चार्ज ऑफ प्लेट ए, तो क्या बोलेंगे, नो चेंज, सही है। प्लेट ए के चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जरा सोचो, ध्यान से समझना बेटा, पहले जब ये न्यूट्रल प्लेट्स नहीं थी या न्यूट्रल प्लेट जब सामने आई थी तो एक अकेला चार्ज यही था, केवल इसका पोटेंशियल था। चार्ज क्या बनाता है, पोटेंशियल, तो केवल इसका पोटेंशियल था। जब इसने चार्ज इंड्यूस कर दिया तो ये निगेटिव प्लेट भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगी और ये पॉजिटिव प्लेट भी यहाँ पोटेंशियल बनाएगी, सही है। मान लो पहले इसका अकेले का पोटेंशियल कितना था, 4 वोल्ट मान लो, अब ये नेगेटिव वाला भी पोटेंशियल देगा, पॉजिटिव वाला भी पोटेंशियल देगा। जाहिर सी बात है नेगेटिव वाला ज़्यादा पास है, बोलो भैया, नेगेटिव वाला ज़्यादा पास है तो उसका पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा, है ना। मान लो -2 एग्जाम्पल समझने के लिए, और पॉजिटिव वाला दूर है तो उसका पॉजिटिव पोटेंशियल थोड़ा कम होगा, कितना, +1 मान लो। तो ओवरऑल ये 4 - 1 कितना आ गया, 3 वोल्ट। मतलब थोड़ा सिंपल भाषा में समझाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, जैसे इसके सामने न्यूट्रल प्लेट लाओगे, सामने नेगेटिव डेवलप होगा, पीछे पॉजिटिव डेवलप होगा। नेगेटिव प्लेट ज़्यादा पास है, पॉजिटिव प्लेट दूर है, तो नेगेटिव का पोटेंशियल ज़्यादा असर करेगा, पॉजिटिव का पोटेंशियल कम असर करेगा। तो ओवरऑल असर किसका ज़्यादा होगा, नेगेटिव का, और वो नेगेटिव जब इसके साथ ऐड होगा तो फाइनल उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, कम। तो हम बोलेंगे कि किसी भी चार्ज, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, अपने घर से नहीं करा रहा हूँ, कि किसी भी चार्ज प्लेट के सामने न्यूट्रल प्लेट लाएं, कौन सी प्लेट, न्यूट्रल प्लेट लाएं, तो प्लेट ए का चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए डिक्रीजेस,
बढ़िया। प्लेट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। ये तो एग्जाम क्या हुआ क्वेश्चन है, फिर हम इसके कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं तो तुम्हें बात पता लग जाएगी और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव एसर्शन रीजन के सवाल समझ जाओगे। अब एक बार नीट में ये सवाल आ चुका है, अब यदि देना चाहेगा तो इसी का एसर्शन रीजन बना देगा कि किसी पॉजिटिव प्लेट के सामने न्यूट्रल प्लेट लाई जाती है तो पॉजिटिव प्लेट के चार्ज पर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? पॉजिटिव वाला सामने क्या बनाएगा? नेगेटिव। पीछे क्या बनाएगा? पॉजिटिव। नेगेटिव ज़्यादा पास पड़ेगा, उसका असर ज़्यादा होगा, पॉजिटिव का असर कम होगा, ओवरऑल असर कम हो जाएगा पोटेंशियल। सही है। तो किसी चार्ज प्लेट के सामने न्यूट्रल प्लेट लाने पर प्लेट ए के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल कम हो जाता है। ये छोटी छोटी बातों की अंडरस्टैंडिंग ना बहुत से सवालों में सब क्लियर काम आ जाती है। ये सब थॉट प्रोसेस है। हो गया? चलो अब इसको, ये सवाल नीट में आया था, अब हम इसी की, ये क्यों सवाल बनाया गया? ये सवाल नीट में इसलिए आया था क्योंकि ये कैपेसिटर का बेसिक अप्रोच है। अब हम आपको दिखाते हैं कैपेसिटर कैसे बना था, तो आप समझ गए कैपेसिटर का तरीका क्या है, क्यों ये सवाल इतना ज़रूरी था कि ये नीट ने बना के एग्ज़ाम में दिया। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको हम चार्ज देते जाएं तो चार्ज इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर एक लिमिट से ज़्यादा उसमें चार्ज स्टोर नहीं हो सकता। जितना चार्ज स्टोर हो सकता है वही इसकी क्या है? कैपेसिटेंस। बढ़िया। चलो अब हम आपको दिखाते हैं अब कैपेसिटर की जरूरत कैसे पड़ी। जो ही कंसेप्ट सवाल था इसी से ही हम कैपेसिटर का कंसेप्ट समझेंगे। ठीक है, चलो देखो। तो मान लो ये तुम्हारे पास एक प्लेट है, बढ़िया। तुमने इसको चार्ज देना शुरू किया, देते गए चार्ज देते देते चार्ज इसका कितना हो गया? Q। चार्ज इसका Q हो गया, पोटेंशियल कितना हो गया? V। और अब ये इससे ज़्यादा चार्ज ले नहीं पा रहा, तो इस समय इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? Q/V। क्लियर भाई? इससे ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता और इससे ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नहीं हो सकता। मान लो इसको इनिशियल पोटेंशियल कह देते हैं। पोटेंशियल कौन होता है? डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। जो आसपास के चार्ज हैं वही तो पोटेंशियल बनाते हैं। तो यहाँ और कहीं कोई चार्ज दिख रहा है? नहीं। तो जो भी पोटेंशियल होगा इसके खुद के कारण होगा। बढ़िया। अब हम समझ गए कि इससे ज़्यादा चार्ज हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें चार्ज और स्टोर कराना है। तो अब हम बनाएंगे क्या? कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कैसे बनाते हैं? तो डेफिनेशन क्या है? द अरेंजमेंट इन विच, क्या बोला? अरेंजमेंट इन विच without changing shape and size, we store desired amount of charge. That arrangement known as capacitor। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम शेप और साइज को बदले बिना, भाई शेप और साइज करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बिना शेप और साइज को बढ़ाए हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं या इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाते होंगे? देखो, हम क्या करते हैं, इसके सामने न्यूट्रल प्लेट लाते हैं। कौन सी प्लेट लाते हैं? न्यूट्रल प्लेट। जैसे ही न्यूट्रल प्लेट लाते हैं तो अब क्या करेगा? अभी पिछले सवाल में सीखा, ये प्लस क्यू सामने क्या इंड्यूस करेगा बेटा? माइनस क्यू इंड्यूस करेगा। पीछे क्या इंड्यूस करेगा? प्लस क्यू इंड्यूस करेगा। इतना सीख गए? बढ़िया। अब क्या होगा? अभी एक अकेला पोटेंशियल था, अब एक पोटेंशियल किसका मिलेगा? माइनस का। सही है। और एक पोटेंशियल किसका मिलेगा? प्लस का। माइनस का असर ज़्यादा होगा, प्लस का असर कम होगा। ओवरऑल जो असर मिलेगा वो किसमें मिलेगा? माइनस में। तो हो सकता है मान लो -1 मिल गया, तो ये अब जो पोटेंशियल VI था वो हो जाएगा VI -1। अरे भाई मान लो ये नेगेटिव ज़्यादा पास है तो मान लो ये -4 वोल्ट दे रहा होगा, प्लस थोड़ा ज़्यादा दूर है तो मान लो +3 दे रहा होगा, -4 नहीं दे पा रहा होगा। तो ओवरऑल कितना बनेगा? -1। तो मान लो पहले पोटेंशियल VI था, तब क्या बन जाएगा? VI -1। पोटेंशियल बेटा कम हो जाएगा, और जैसे ही पोटेंशियल कम हुआ तो क्या होगा?
कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इतनी सी बात का क्वेश्चन नीट ने बना दिया था कि एक चार्ज प्लेट के सामने एक न्यूट्रल प्लेट लाई जाए तो पहली वाली प्लेट के चार्ज और पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके कोई चार्ज पे फर्क पड़ा नहीं, तो पहला आंसर हो गया नो इफेक्ट ऑन चार्ज ऑन प्लेट है। पोटेंशियल पे पोटेंशियल कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि निगेटिव वाला ज़्यादा पास है, पॉजिटिव वाला दूर है, तो ओवरऑल असर जो है निगेटिव का असर ज़्यादा निगेटिव, पॉजिटिव का असर थोड़ा कम पॉजिटिव, ओवरऑल असर निगेटिव जो हमारे पोटेंशियल के असर को कम कर देता है। तो ए के चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का पोटेंशियल थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर लोगों ने कहा सर एक बात बताओ, ये जो सामने जो न्यूट्रल प्लेट लाए उसी का तो इसका पोटेंशियल कम हुआ है, तो ये सर पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है यदि इसको हटा दिया जाए तो ये जो पॉजिटिव है ये भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल और कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो क्या कर दिया गया बेटा? अर्थिंग। क्या कर दिया? अर्थिंग। अर्थिंग ने क्या किया? इस नेगेटिव चार्ज को तो अपने सामने होल्ड रखा, इस नेगेटिव चार्ज को कहीं खिसकने नहीं दिया। क्यों? उसको कौन पकड़े हुआ है? सामने वाला पॉजिटिव चार्ज। और ये वाले पॉजिटिव चार्ज को तो धक्का मारा जा रहा है ना, तो ये सारे के सारे खिसक के कहाँ चले गए? अर्थ में। अब ये कौन सी प्लेट बन गई? पॉजिटिव। ये कौन सी प्लेट बन गई? नेगेटिव। अब जो ये -4 + 3 होता था, अब क्या होगा? केवल -4। यहाँ पर क्या बन गया? -4। पोटेंशियल और कम हो गया, पोटेंशियल और कम हो गया। कैपेसिटेंस, क्या हमने शेप और साइज बदला? नहीं बदला। लोगों ने कहा अच्छा सर ये नेगेटिव प्लेट जो सामने होती है उसी के कारण पोटेंशियल इसका कम हो जाता है और इसी कारण कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो लोगों ने कहा सर एक काम करो, नेगेटिव प्लेट को और पास ले आओ, नेगेटिव प्लेट को और पास ले आओ, पोटेंशियल और घट जाएगा, कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगा। इसी अरेंजमेंट को क्या बोला गया? कैपेसिटर। तो इसका मतलब एक नॉलेज हो गया कि इस धरती में कैपेसिटर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ 2 प्लेट्स। यदि कोई सिंगल प्लेट है तो हम कहेंगे उसकी नेगेटिव वाली प्लेट कहाँ रखी है? इन्फिनिटी पर, दिख नहीं रही होगी। मान लो एक अकेला मार्कर है, तुम इसको भी कैपेसिटर कहना चाहो तो तभी कैपेसिटर कह पाओगे जब मानोगे कि इसकी दूसरी प्लेट कहाँ है? इन्फिनिटी। अदरवाइज एक सिंगल प्लेट है। तो इसका मतलब कैपेसिटर के लिए कोई जरूरी नहीं कि 2 प्लेटें हों, 2 स्फीयर भी होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्फेरिकल कैपेसिटर। 2 सिलेंडर भी होंगे, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। 2 वायर ले लो, एक पॉजिटिव वायर नेगेटिव वायर, उसका भी अरेंजमेंट वायर का सेट है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट। समझ पा रहे हो ना बात को? तो ये कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटर है। तो इसका मतलब क्या? एक अप्रोच समझ में आया, नेगेटिव प्लेट को पास लाते जाओ, पोटेंशियल को घटाते जाओ और कैपेसिटेंस बढ़ाते जाओ। सही है? मतलब नेगेटिव प्लेट को पास लाते जाओ, पोटेंशियल घटाते जाओ। ये कहानी वाली बात लग रही है, लेकिन ये असर्शन, रीजन, कंसेप्ट बहुत से थ्योरेटिकल सवालों में एज इट इज काम आ जाएगी। तुम क्वेश्चन को रिलेट कर पाओगे कहना क्या चाह रहा है। या क्वेश्चन में यदि बोल दिया कि गैप बिटवीन द प्लेट डिक्रीजेस, तो आपको इस कहानी रिलेट करा देगी। अच्छा, प्लेटों के गैप कम हो रहा है, नेगेटिव प्लेट इसके अंदर पास आ रही होगी, पोटेंशियल घट रहा होगा, कैपेसिटेंस बढ़ रहा होगा। सही है? नेगेटिव प्लेट को पास लाते जाओ, पोटेंशियल घटाते जाओ और कैपेसिटेंस बढ़ाते जाओ। और इसी अरेंजमेंट को तो कैपेसिटर कहा गया, द अरेंजमेंट इन विच विदाउट चेंजिंग शेप एंड साइज वी स्टोर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है? और कैपेसिटेंस बढ़ाते जाओ। आज का लेक्चर केवल कैपेसिटर के बेसिक्स में जाएगा। ठीक है? जो जो बीच बीच की बातें हैं परेशान करने वाली। अब आप कैपेसिटर का आपको विजन क्लियर हो गया कि धरती पे जितने भी कैपेसिटर होंगे उसमें एक पॉजिटिव प्लेट होनी चाहिए और एक नेगेटिव प्लेट होगी, है ना?
चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो अरे एक प्लेट ले लो, एक सर्कुलर प्लेट ले लो तो भी कैपेसिटर बन जाएगा। हर चीज कैपेसिटर है जहां पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सरफेस है। सही है ना? तो अब यदि हम कहीं पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में आ गया कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तभी कहा जा रहा है कि उसमें दो प्लेटें होंगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आज का लेक्चर केवल थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल जाएगा, ठीक है। कल के लेक्चर में हम सवालों पे जाएंगे, परसों वाले पे सर्किट पे जाएंगे, ठीक है। इस तरह से करेंगे। हो गया? तो ये छोटी छोटी बातें आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती हैं। उसके बारे में पता ही ना रहो तो फिर कुछ करते नहीं बनता ना। चलो अब बात करते हैं, हम सारे कैपेसिटर डिस्कस करते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब इतनी देर की कहानी से कम तुम्हारे दिमाग में परसेप्शन क्लियर हो गया कि कैपेसिटर शब्द बोला जा रहा है तो दो सरफेस जरूर होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है? ये पॉजिटिव सरफेस हो गई, ये नेगेटिव सरफेस हो गई। यहां पर हो गया प्लस क्यू, यहां हो गया माइनस क्यू। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया, प्लेटों के बीच का गैप डी हो गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जाए तो के हो गया। सही है? तो पॉजिटिव प्लेट, तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एयर होता तो केवल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इतनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हम पोटेंशियल बना सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अरे V बाई डी इक्वल टू ई होता है, V इक्वल टू ई डी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी। कैपेसिटर की प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक, अच्छा इसे देखो फॉर्मूले में सब कुछ छुपा है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम कारण पोटेंशियल घटता है। इस पे भी नीट में सवाल आया है भैया, नीचे है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है। ये इसका नीट वाला सवाल देख लो लगे हाथ। ऐसे एग्जाम में नीट में आया सवाल, ये भी नीट का सवाल है। मतलब तुम देख रहे हो, तुमको लगता है कि दुनिया भर के सवाल लगाने से फिजिक्स आती है, लेकिन बातों को साफ साफ पता होने से बहुत से सवाल एग्जाम के निकल जाते हैं। केवल इतनी सी बात सही सही आपको पता हो कि प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के है, तो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। एग्जाम में यही सवाल बना दिया था, ये देखिए ऐसे प्लेट बना दी थी, ये बोल दिया था T0, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया था K1, एक यहाँ पर डाल दिया था K2, यहाँ पर एयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बोल दी थी। तो यहाँ क्या होगी बेटा? E0 बाई K1। फिर यहाँ क्या हो जाएगी बताओ? E0, यहाँ क्या हो जाएगी? E0 बाई K2, और फिर यहाँ पर E0। इसको बोल दिया था T1, ये T2, T3, T4, T5, मतलब पोजीशन समझाने के लिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ पूछ लिया था और बोल दिया था K1 इज ग्रेटर देन K2।
K1 इज ग्रेटर देन K2। चलो सोचो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है डिस्टेंस। अब जरा सोचो, 0 से लेके T1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? E0, एयर में है। फिर T1 से T2 तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, और K1 बड़ा है तो ज़्यादा कम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा कम हो गई, ये E0 बाई K1 हो गया। फिर उसके बाद फिर एयर आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस अपने लेवल पे चली गई, T1, T2, T3, ये फिर वापस अपने लेवल पे चली गई, सही है। फिर T3 से T4 फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई, लेकिन अब ज़्यादा नहीं कम होगी, थोड़ा कम होगी, क्योंकि K2 छोटा है, तो ये E0 बाई K2 हो गया, और फिर वापस अपने लेवल पर आ गई, ये हो जाएगा E0, सही है। तो केवल अभी एक लाइन लिखी है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये बताता है कि प्लेट्स के बीच की, जो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता है, साथ साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाता है। ठीक, थोड़ा और सही कर लेते हैं। अब ये हो जाएगा V इक्वल टू Q, सिग्मा के यहाँ Q अपॉन A लिख सकते हैं, तो यहाँ से Q अपॉन V का स्टेप बना लो, तो ये हो जाएगा Q अपॉन V बना लो, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। और Q अपॉन V क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया A एप्सिलॉन नॉट K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। किसी भी बच्चे के मन में महसूस ना हो कि मैं डेरिवेशन करा रहा हूँ, मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातों से नीट क्वेश्चन कैसे बनाता है। नीट का पर्पस यही है, 10-15 सवाल बहुत टफ पेपर बनाओ तो 15 सवाल टफ डालता है, नहीं तो 5 सवाल 7 सवाल का है जो एक्स्ट्रा डाले जाते हैं, और सारे सवाल आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर डिस्कस करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें याद करने लायक क्या क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के होता है। ठीक, यदि एयर में हो तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। दूसरा, क्या ये परसेप्शन सबको क्लियर हो गया बेटा कि नेगेटिव प्लेट पास आने पर पोटेंशियल घटता है? क्यों घटता है? क्योंकि नेगेटिव प्लेट जब पास आएगी तो नेगेटिव पोटेंशियल का असर ज़्यादा होगा, नेगेटिव का असर ज़्यादा होगा तो ओवरऑल पॉजिटिव का असर कम हो जाएगा, पोटेंशियल घटेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब हमें समझना है, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड घटती है, पोटेंशियल घटता है। ठीक है, अब इसके दो केस बनते हैं, बैटरी रिमेन कनेक्टेड, बैटरी नॉट कनेक्टेड। इसको देख लो। मतलब हमारा कहने का मतलब जो है कि मैंने एक जो है एक PDF बनाई है, आज रात को मेरे से मांग लेना, उसमें मैंने मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स अपनी भाषा में लिख रखे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं अभी जब मैग्नेट कराने के बाद मैकेनिक्स पे आ जाऊँगा, तो तुम लोग तब तक उस शॉर्ट नोट्स को देख देख के दोबारा लिख डालना कॉपी पर, क्योंकि मैकेनिक्स का शॉर्ट नोट्स जल्दी बन नहीं पाते, तो मैंने उसको बना रखा है केसेस के हिसाब से, है ना। वो PDF में तुम लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक, उसको देख के राइट डाउन कर लेना, तो तुम्हारे पास कंटेंट लिखा रहेगा, केवल हमारा सवाल लगाना बाकी रहेगा। ठीक है, अभी तो तुम लोग अपना टारगेट फॉर्मूला लिखने का उसे बनाते रहो, कैपेसिटर लिखो, फिर इलेक्ट्रिसिटी लिखो, फिर मैग्नेट पे आ जाओ। मैग्नेट बाद फिर उधर आगे नहीं जाएंगे, हम इधर आ जाएंगे मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स में भी छांट के एक्सरसाइज उठाएंगे, जैसे एरर का सवाल आता है, प्रोजेक्टाइल, डायमेंशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, ग्रेविटेशन, SHM, ऐसे उठाएंगे। चलो, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, एंड डालो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक।
कल से मैं 2 से 5 कोचिंग में भी रहूँगा, तो यदि टेस्ट पेपर वाला कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो अलग से भी आके पूछ सकते हो, या कोई भी तुम्हें अगला कोई टॉपिक कंसेप्ट कुछ अलग से छूटा छाटा हो, कोई कुछ भी पूछना पाछना हो तो आके पूछ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। बस आने के पहले वो व्हाट्सएप पे टाइम डिस्कस कर लेना कि भैया कितने बजे आ रहे हो, कभी कभी नहीं भी चाय पीने निकल जाता हूँ, है ना, तो पता हो, है समझना। देखिए इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के इफेक्ट में 2 केसेस आते हैं, एक है बैटरी का रिमेन कनेक्टेड, एक है बैटरी नॉट कनेक्टेड। समझना बेटा, जैसे ये कैपेसिटर है, बढ़िया, इसकी कैपेसिटेंस C0, इसका वोल्टेज V0, इसका चार्ज Q0, एनर्जी U0, और ये V0 वोल्ट के सेल से जुड़ा है, ठीक। अभी ये क्या है, अभी कोई इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, अब आपने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। और बैटरी स्टिल रिमेन कनेक्टेड। अब जरा समझो होता क्या है। अभी हमने आज पिछले फॉर्मूले में पढ़ा, किसी को याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला पढ़ा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इनटू डी, याद है। ये फॉर्मूला तो ये कहता है कि जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यही तो बात है। तो वाकई जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालते थे, क्या अभी दोनों का पोटेंशियल कम ज़्यादा है, नहीं, जितना पोटेंशियल इसका उतना पोटेंशियल इसका। अरे भाई तुमने सेल से इसको चार्ज किया, 10 वोल्ट की बैटरी है, उसने 10 वोल्ट तक चार्ज किया, जब दोनों का वोल्टेज बराबर, चार्ज का फ्लो रुक गया, सही यही तो होता होगा भाई। पहले इसका वोल्टेज 0 होता होगा, इसका वोल्टेज V0 होता होगा, चार्ज V0 से कहाँ जाता होगा, 0 तरफ। अरे मान लो ये 10 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, मान लो ये 10 वोल्ट है ये, तो 10 से 0 जाता रहेगा, चार्ज होता जाता होता, जब इसका पोटेंशियल 10 के बराबर हो जाता होगा, दोनों का वोल्टेज बराबर, और जहां एक बार वोल्टेज बराबर, चार्ज बहना बंद, सही। तो बैटरी का काम ही यही होता है। बैटरी का काम क्या है, टू मेंटेन द वोल्टेज, क्या होना काम है, मेंटेन द वोल्टेज, ठीक है। तो बैटरी जब कनेक्ट रहेगी तो यही बात याद रखना है, वोल्टेज सेम रहेगा। बैटरी का काम ही है वोल्टेज मेंटेन करना, बैटरी का काम है वोल्टेज मेंटेन करना। अच्छा, मेंटेन का मतलब पता है क्या है, अब जरा सुनो, 2 मिनट को कहानी समझो फिर समझा, रिलेट कराते हैं। तो जैसे इसका वोल्टेज V0 इसके बराबर होता है, चार्ज बहना बंद। अब आपने कहा कि सर ठीक है बैटरी लगी है, हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक। अब जब डाइलेक्ट्रिक डाला तो फॉर्मूला क्या कहता है कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालोगे तो पोटेंशियल क्या होना चाहिए, कम। अब जैसे ही इसका पोटेंशियल कम होगा तो ये कौन हो गया, लो पोटेंशियल। ये कौन है, हाई पोटेंशियल। इसमें तो कोई फर्क आया नहीं, तो चार्ज कहाँ बहेगा, हाई से लो, और जैसे ही हाई से लो बहेगा तो ये तुरंत चार्ज हो जाएगा, इसका पोटेंशियल फिर उसी के बराबर आ जाएगा। समझ में आई बात। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर नेचुरल लॉ के हिसाब से पोटेंशियल कम तो होना चाहिए, लेकिन जैसे ही कम होना शुरू करता है तो ये बैटरी इसको क्या कर देती है, कंपनसेट, क्या कर देती है, कंपनसेट कर देता है। तभी मैंने क्या लिखा, वोल्टेज सेम रखेगा, वोल्टेज का काम है वोल्टेज मेंटेन रखना, सही है। तो वोल्टेज सेम रहेगा, बैटरी का काम है वोल्टेज मेंटेन रखना। तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है, यदि बैटरी जुड़ी हुई है तो ये चीज कंफर्म है, पोटेंशियल बदल नहीं सकता।
कुछ भी कर दो। मैंने अभी आपको पढ़ाया ना कैपेसिटर में, नेगेटिव प्लेट को पास लाने पे पोटेंशियल घटता है, बताया। क्या बैटरी लगी होगी तो घट पाएगा? नहीं। नेगेटिव प्लेट पास लाओगे, जैसे पोटेंशियल घटेगा सेल कहेगा मेरा हाई पोटेंशियल, तुम्हारा लो पोटेंशियल, हम ले लो, हमसे चार्ज ले लो। मान लो नेगेटिव प्लेट को दूर ले जाओगे तो कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ने लग जाएगा। बैटरी कहेगी तुम्हारा हाई पोटेंशियल, हमारा लो पोटेंशियल, हमें चार्ज कर दो। बैटरी तो दोनों काम आती ना। बैटरी का खुद का पोटेंशियल ज्यादा है तो वो चार्ज देगी, और खुद का पोटेंशियल कम रहेगा तो चार्ज लेगी, या तो डिस्चार्ज होने लग जाएगी तो चार्ज होने लग जाएगी। समझ पा रहे हो? तो कुल मिला के आपके दिमाग में क्लू होना चाहिए, यदि बैटरी रिमेन कनेक्टेड है तो पोटेंशियल बदल नहीं सकता। सही है? बैटरी का काम है वोल्टेज, और क्यों नहीं बदल सकता? वोल्टेज काम, बैटरी का काम है पोटेंशियल मेंटेन रखना। तो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे क्या क्या फर्क पड़ता होगा? अब बताओ, जो फाइनल पोटेंशियल है वो सेम रहेगा, ये तो खत्म हो गई बात। V डैश विल रिमेन V नॉट। अब कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी कितने टाइम्स? K टाइम्स। कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब चार्ज की बात करें, चार्ज में दो चीजें होती है बेटा, Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। V में कोई चेंज नहीं, C कितने टाइम्स बढ़ रहा है? K टाइम्स। तो चार्ज भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? K टाइम्स। सही है? एनर्जी की बात करो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ QV, छोटा ले ले, हाफ QV भी होता है। अब बताओ, V में कोई चेंज आया नहीं, चार्ज कितने टाइम्स बढ़ा? K टाइम्स। तो एनर्जी भी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी? K टाइम्स। तो ये एक रिजल्ट हो गया कि यदि बैटरी कनेक्ट रहेगी, तो एक कहानी के रूप में समझना पड़ेगा, यदि बैटरी कनेक्ट रहेगी तो पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगा। उसका कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ शेप एंड साइज, इसका कोई लेना देना नहीं है बैटरी से। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालोगे कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ेगी, चार्ज K टाइम्स बढ़ेगा, एनर्जी K टाइम्स बढ़ेगी। क्या नहीं बदलेगा? पोटेंशियल। क्यों नहीं बदलता? क्योंकि वैसे ये फैक्ट है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे पोटेंशियल तो घटना ही घटना है, लेकिन जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कौन बैठा है? बैटरी। तो इसलिए कभी पोटेंशियल बदलने नहीं पाता। अच्छा एक बात बताओ, इसी के बेस पे नीट में सवाल एक बार आ गया था। क्या आ गया था? देखो, ऐसे उन्होंने बनाया, ये एक प्लेट ले ली, देखना बेटा, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ठीक, ये प्लेट A, ये प्लेट B। अब जरा सोचो, ध्यान से सोचो, यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जा रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट किया जा रहा है। अब आपसे पूछा गया, अब बताओ, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट हो रहा होगा, सही सही बताना, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट होगा तो इसका पोटेंशियल घटेगा। जैसे ही पोटेंशियल घटेगा तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ? इधर से इधर चार्ज करंट का क्या होगा? फ्लो। तो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो पूछा था, समझ पा रहे हो? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये इसको चार्ज करने लगेगा। सही है? और यदि बाहर निकालने लगोगे तो डिस्चार्ज करने लगेगा, तब इधर की तरफ जाएगा। सही है ना? तो जैसे जैसे चार्ज जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे इसमें चार्ज हमें और सप्लाई करेंगे ना, हम इसको और चार्ज सप्लाई करेंगे। ठीक है, बढ़िया। तो हमें इस बात को समझना है। तो कुल मिला के डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा होने पर पोटेंशियल घटता तो है, लेकिन उसे घटने नहीं पाता, पोटेंशियल मेंटेन रहता है, क्योंकि क्या जुड़ी है? बैटरी। अब जरा सेकंड सोचो, बैटरी नॉट कनेक्टेड। अब जरा देखो इधर, ये देखो, मैंने इसके तार ऐसे खुले खुले बना दिए। इनिशियल कैपेसिटेंस C नॉट, वोल्टेज V नॉट, चार्ज Q नॉट, एनर्जी U नॉट। अब बताओ, चार्ज कहीं जा पाएगा? सर्किट ओपन है। अब जब सर्किट ओपन है तो अब क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज। अरे चार्ज को कहीं आने जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। जब आपकी बैटरी नॉट कनेक्टेड है, सर्किट ओपन है, तो अब सर्किट ओपन है, यही कोड वर्ड याद कर लो। बैटरी रिमेन कनेक्टेड में क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल। और बैटरी नॉट कनेक्टेड में सर्किट ओपन है, चार्ज सेम रहेगा।
चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। सही। अब बेटा डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालो इसके अंदर। जैसे ही तुमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, चलो लॉजिक लगाओ। सबसे पहले अब तो चार्ज को कहीं जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, उड़ के कहां चला जाएगा। तो इसमें कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी? चार्ज। ठीक है। और अब तो पोटेंशियल घटेगा ना भैया, अब तो पोटेंशियल घटेगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने पे पोटेंशियल घटेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी कनेक्ट ही नहीं है। जो पोटेंशियल का लॉस हो रहा है उसको कोई मेंटेन करने वाला है ही नहीं। सही है ना। तो देखो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। पहले मैंने आपको सिखाया नेगेटिव प्लेट को पास लाओ, पोटेंशियल घटेगा। ऐसा तभी होगा जब कोई बैटरी ना लगी हो। यदि बैटरी लगी हुई होगी बेटा तो पोटेंशियल कम होने नहीं पाएगा। इसके दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं हम आपके लिए तुरंत, तो आप इसको क्रॉस चेक कर पाएंगे। फिलहाल तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो तार ओपन है, तार ओपन है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा, और चार्ज का फ्लो नहीं होगा तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल घटेगा। कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ती है, इन ईच केस कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ेगा। अब आ जाओ उस पर, एनर्जी पर। हाफ क्यूवी, चार्ज सेम, पोटेंशियल 1/k। सही ना। तो एनर्जी घटेगी, एनर्जी घट जाएगी 1/k टाइम्स। सही है ना। सबसे बड़ी चीज है कौन सी चीज कांस्टेंट रहती है? बैटरी कनेक्ट होने पे वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, बैटरी नहीं कनेक्ट होने पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, मिटा दिया, चल जाएगा ना। अब जैसे दो सवाल बनाते हैं, उन दोनों सवालों के आंसर को तुम लोग समझो। ठीक। एक सवाल ये है, एक कैपेसिटर की प्लेट है, बैटरी एटरी वाली कोई बात नहीं की गई है। जब कुछ नहीं बोले तो मानेंगे बैटरी कनेक्टेड नहीं है। बैटरी कनेक्टेड होगी, साफ शब्दों में बोलेगा बैटरी कनेक्टेड। अभी ये कैपेसिटर की प्लेट है, गैप है d, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है v। बढ़िया। अब जरा सोचो, तो जब गैप d है तो उस समय जो पोटेंशियल है वो क्या है? v। सही है। जब कुछ ना बोले तो मानेंगे बैटरी कनेक्टेड नहीं है। अब कह रहा है यदि इस गैप को आधा कर दें, क्या कर दें? आधा, तो बताओ अब नया पोटेंशियल क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कुछ लॉजिक समझ में आया? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट में पॉजिटिव प्लेट होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। गैप आधा करोगे, नेगेटिव प्लेट ज़्यादा पास आएगी, पोटेंशियल घट जाएगा। तो जब कुछ ना बोले तो मानेंगे बैटरी कनेक्टेड नहीं है, तब तो वही बोलेंगे नेगेटिव प्लेट पास आई, पोटेंशियल घटा, कैपेसिटेंस बढ़ा। लेकिन यहीं पे दूसरा सवाल बना दे, इफ बैटरी स्टिल रिमेन कनेक्टेड। क्या बना दे? इफ बैटरी स्टिल रिमेन कनेक्टेड। मतलब जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये लिखा हुआ मिले
तो यू हैव टू बी अलर्ट कि अब पोटेंशियल बदल नहीं सकता, कुछ भी बदलेगा पोटेंशियल नहीं बदलेगा। ठीक, अब इसका सवाल बनाया जाए। ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, इसका पोटेंशियल V, गैप D। सही। और अब इस गैप को हम आधा कर दें, क्या कर दें? आधा। अब बताओ, इस गैप को आधा कर दें तो भी पोटेंशियल क्या बने रहेगा? सही। सही है ना? मतलब जब गैप D1D है तो उस समय पोटेंशियल V1V है, जब गैप D/2 हो गया तो भी पोटेंशियल V सेम रहेगा। मतलब हमने आपको दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी तैयार करा दिए। पहले हमने आपको सिखाया कि नेगेटिव प्लेट को पास लाने पे पोटेंशियल घटता है, अब हमने आपको और कंफर्म करा दिया कब घटेगा कब नहीं घटेगा। यदि बैटरी कनेक्टेड है तो फिर पोटेंशियल घटेगा नहीं। सही है ना? ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं एक फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बारे में। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। हो गया? अब हमको समझना है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का ये हाल है कि हर 3 साल पे एक बार आ जाता है, हर 3 से 4 साल पे एक बार आया। जितनी 5 वैरायटी है, पांचों वैरायटी की एक बार आ चुकी है। हो जाता है इस पर उस पर इस बार सवाल बना देगा, उसी पर पहले वेरिएबल में आएगा सवाल भी दे देगा। फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्या हम लोग इस बात को समझते हैं कि यदि कोई कैपेसिटर की प्लेट है तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, यहाँ नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। सही। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कितना है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। चलो अब इसको ठीक करते हैं। जरा सोचो, पहले सबसे छोटा फॉर्मूला तुमको याद कराएंगे जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा, उससे तुम और बना लोगे। यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। सही। हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। सही है, तभी तो फोर्स लगेगा। हम ये बोलेंगे नेगेटिव चार्ज प्लेट, किसी चार्ज बॉडी में फोर्स कैसे लगता है?
जब कोई चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखी होती, किसी भी बॉडी पर उस खुद के कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता, दूसरे कारण होता ना, तो हम मानेंगे कि ये वाली जो चार्ज बॉडी है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी है। अच्छा, किसी सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसको याद है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता था, याद है? एक सिंगल प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो फोर्स बनाते हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? Q इंटू ई। तो Q में ले लो चार्ज, E में कितना लोगे? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाफ को आगे कर लो तो ये Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो फॉर्मूला क्या बन गया बताओ? हाफ Q। यही सबसे छोटा फॉर्मूला है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। प्लेट्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का यही फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्या? F इक्वल टू हाफ Q। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रहेगा, इसी को ब्रेक कर करके और फॉर्मूले हम लोग बना लेंगे। तो फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा हाफ Q। अब इसी को देख देख के हम और फॉर्मूले बना लेंगे। देख लो फिर बताते हैं। चलो, तो अब बताओ, तुम्हें फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर पता लग गया? फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के नाम पे केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बताओ कौन? हाफ Q। क्या ये याद रख सकते हो? सबसे छोटा सा फॉर्मूला। किताब में बहुत डरावने दिए हैं, लेकिन तुमको केवल एक याद रखना है, इससे हम सारे बना लेंगे। चलो बना के दिखाते हैं, देखना। और जितने बनाऊंगा, पहले तो ये खुद नीट में आया है, इज्जत यही लिखा हुआ आया, हाफ Q ही लिखा हुआ, ऑप्शन में कुछ और लिखा ही नहीं होगा। Q ही लिखा होगा, हाफ Q लिखा होगा, 3/2 Q ही लिखा होगा। ठीक, अब दूसरा बनाते, सारे नीट में आए। अब बताओ, तुम खुद ही मेरे साथ सोचो जरा, क्या Q की जगह CV लिख सकते? Q की जगह क्या लिख सकते हैं? CV। वेरी गुड बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या लिख सकते हैं? V/D। अरे भैया क्या लिख सकते हैं? V/D। तो क्या आ जाएगा बताओ? हाफ CV²/D। एक बार ये भी आ चुका है, ये भी मैं अपने घर से नहीं करा रहा हूँ। तो क्या इतने याद करोगे? नहीं, तुमको तो केवल एक याद करना है, कौन? हाफ Q। तो एक बार हाफ Q ही आया, एक बार ही आया हाफ CV²/D। तो आप हाफ Q ही याद रखो, उससे इसको बना लो। मैंने क्या बोला, आज के लेक्चर में से हम कंसेप्चुअल बातें बताएंगे, कल हम लोग सवाल डिस्कस करेंगे, परसों हम सर्किट डिस्कस करेंगे, फिर अगले 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी को दे देंगे, ठीक है? क्योंकि कैपेसिटर में जो हम सर्किट डिस्कस किए होंगे तो वो हमारे काम आ जाएगा। चलो एक और बनाते हैं। तो पहला एक हो गया हाफ Q ही, हाफ CV²/D। चलो फिर इसी से और बनाए बेटा। चलो इधर देखो, Q की जगह क्या पढ़ सकते हो? सिग्मा A लिख सकते हो? बताओ, तुम लोगों में से पढ़ा है, Q की जगह क्या पढ़ सकते हो? सिग्मा A। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख सकते हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही है। एक और बन गया बेटा, क्या बन गया बताओ? सिग्मा² A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। क्यों? हम सब उसी से तोड़ तोड़ के बनाएंगे, और सब आया है, अपने घर से कोई नहीं करा रहा हूँ, ये भी आया है। तो सिग्मा² A अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह दो। अब चार्ज के टर्म में बना लो, सिग्मा को Q अपॉन A बोल सकते हैं, Q अपॉन A। तो फिर आ जाएगा क्या? Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या इतने फॉर्मूले हम लोग याद कर सकते हैं? नहीं, इतने फॉर्मूले हम लोग
इसी से निकाल सकते हैं, किससे? हाफ QE से। तो एक फॉर्मूला हो गया हाफ QE, एक हो गया हाफ CV²/D, ठीक है, एक हो गया सिग्मा स्क्वायर A/2 एप्सिलॉन नॉट, और एक हो जाएगा Q²/2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं, एक और बना लेते हैं। जरा सोचो बेटा, तुमने पढ़ रखा है हाफ QE पढ़ रखा है। अब जरा सोचो, Q की जगह क्या सिग्मा A लिख सकते हैं, सही है, और एप्सिलॉन नॉट से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो बताओ सिग्मा अपॉन A क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का एक और फॉर्मूला आ गया ना, क्या? हाफ एप्सिलॉन नॉट AE²। सही है ना? बस यही खेलता रहता है, यही इधर से उधर फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर में खेलता रहता है। तुम 15 साल का पेपर उठा के देख लो, तुम्हें हर बार कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब बच्चा ना समझाओ तो सारे याद करेगा, नहीं तो एक ही हाफ QE। क्यों सारे नहीं याद रह सकते? मुझे आज तक याद नहीं हुए सारे, तुम्हें कैसे याद हो जाएंगे? खैर तुम लोग टैलेंटेड हो, कुछ भी याद कर सकते हो। खैर इस मामले में तो टैलेंट तुम लोग बहुत ज़्यादा याद करने के नाम पे। तो ठीक है, हो गया, हटा दें, रिलेट कर लोगे ना? ठीक, अब इसमें एक और देखना है। एनर्जी डेंसिटी। एक एनर्जी डेंसिटी समझना है और एक टर्म समझना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ नाम है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, लेकिन ये बताता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है। मैं कोई भी चीज़ फर्जी नहीं करा रहा हूँ, जो जो एग्जाम में कभी आए हैं सिर्फ उन्हीं वर्ड और स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये नीट में आ चुका है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बियर बाई एनी इंस्ट्रूमेंट। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है, या कोई डिवाइस या कोई बॉडी कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टोर कर सकता है या इंसुलेट कर सकता है, उसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। एग्जाम में कैपेसिटर के फॉर्मूले में मतलब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक? तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड ना देकर क्या लिख दिया? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ।
अब लोगों को लगेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और स्टैंडिंग है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। समझ पा रहे हो? इसको साफ साफ लिख लो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होती है। मतलब कहीं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया है, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। क्लियर? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे हम बताते हैं, मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है जो झेली जा सकती है, जैसे हम आपको बताते हैं एयर है, एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर, मतलब 3 लाख वोल्ट प्रति मीटर का 30 लाख वोल्ट पर मीटर की इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है एयर। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो रोक नहीं पाएगा, वो फिर बिजली के रूप में कहाँ आ जाएगा? नीचे। बिजली कड़कने का मतलब यही है, बादल आपस में रगड़े, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, जब उसकी वैल्यू 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर से ज़्यादा हो गई तो फिर एयर उसको रोक नहीं पाया। उसके लिए एयर भी क्या हो गया? कंडक्टिंग। और वो बिजली, ऐसे कभी कोई तार टूटता है तो क्या उसके चार्ज फ्लो कर होकर हमारे तक पहुंचते हैं? नहीं पहुंचते, क्योंकि उस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं कि वो एयर के इंसुलेशन को रोक सके। तो छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एयर इंसुलेटर है, छोटी मोटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एयर इंसुलेटर है, लेकिन उसकी भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी है एयर की? 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर। एनसीईआरटी में इसको कहानी के रूप में समझाया है, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। तो एयर की इंसुलेशन लिमिट 3 × 10⁻6 वोल्ट प्रति मीटर है, मतलब इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एयर में आई तो फिर एयर भी कंडक्टिंग हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज मूव करेगा। बिजली कड़कने का लॉजिक यही है, तभी बिजली मीडियम में आ जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बियर बाय एनी मीडियम। वो चाहे किसी बॉडी का हो, चाहे एयर का हो, कोई भी मीडियम, हर सिस्टम की, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अलग अलग है। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? बहुत बढ़िया। चलो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। ये आज का जो डिस्कशन है ना, वो डिस्कशन इसलिए है कि जो कंसेप्चुअल सवाल बनेंगे, जो असर्शन रीजन बनेंगे, जिन बातों पे आपको कैपेसिटर के नाम पे थोड़ा सोचना विचारना पड़ेगा, ये उन बातों की इंफॉर्मेशन मैं आपके दिमाग में भर रहा हूँ। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका थॉट प्रोसेस, कैपेसिटर का विचारधारा क्या है, वो आज आपको बता रहा हूँ। वो भी मेन बातें जिन पे कभी कभी सवाल आए। देखो एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको यूज कर लेते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ CV²। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू गैप, तो हो जाएगा हाफ सी की जगह क्या लिख लोगे? A∈0/d। ये हो जाएगा V², ये हो जाएगा A × d। A से A कैंसिल। ठीक, तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ½ε0E²। ये तो एयर है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दोगे तो K हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक मीडियम पड़ा होगा तो हो जाएगा ½ε0KE²। अब थोड़ा समझाते हैं, 2 मिनट रुको बेटा। इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ½ε0E²। अब जरा सोचो होता क्या होगा, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मान लो ये कैपेसिटर है, क्या अब मैं जब कैपेसिटर बोलता हूँ तो क्या ये परसेप्शन सबको कंफर्म है कि एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो σ/ε। बढ़िया। अब जरा सोचो, अब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज देते जा रहे हो बेटा, क्या देते जा रहे हो? चार्ज। अब देखना, जो मैंने पढ़ाया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वही समझाने जा रहा हूँ। आपने किसी प्लेट को चार्ज देते जा रहे हैं, इसको चार्ज देते जाएंगे तो क्या इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाएगी? बोलो बेटा।
किसी कैपेसिटर की प्लेट को तुम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज दो, सामने नेगेटिव अपने आप बढ़ता जाएगा इंड्यूस होके, सही है। तो जब हम किसी कैपेसिटर को चार्ज करते जाते हैं, चार्ज करते जाते हैं, चार्ज करते जाते हैं, तो उसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है, और चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है तो बेटा क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बढ़ता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से बढ़ता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? एनर्जी डेंसिटी। तो हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर के। मतलब तुम समझो, हम तो सप्लाई कर रहे थे चार्ज। क्या सप्लाई कर रहे थे? चार्ज। और स्टोर क्या होने लगी? एनर्जी। तभी तो टॉपिक की शुरुआत में लिखाया है कैपेसिटर स्टोर चार्ज एज वेल एज एनर्जी। कैपेसिटर चार्ज भी स्टोर करता है और एनर्जी भी स्टोर करता है, और इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसमें? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ, तो तुम चार्ज देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जा रही है, एनर्जी स्टोर होती जा रही है। एक लिमिट से ज्यादा तो नहीं स्टोर हो सकती ना। एक टाइम बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतनी ज्यादा एनर्जी बन जाएगी कि स्टोर नहीं होगा, वो लीक कर जाएगा। क्या कर जाएगा? तो इसी को बोलते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन गिवन टू कैपेसिटर बिफोर लीकिंग ऑफ। किसी कैपेसिटर के लीक होने के पहले जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा सकती है, उसी को क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? ठीक, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी तक मतलब उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैपेसिटर हमारा खराब नहीं हुआ है। तो इसमें एग्जाम में जो स्टेटमेंट आया है, क्या आया है? कैपेसिटर स्टोर एनर्जी in terms of electric field. Capacitor store energy in terms of, in form of electric field. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। तो इसका मतलब क्या? हम चार्ज देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, एनर्जी बढ़ती जाएगी, एक लिमिट से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी तो फिर रुक नहीं पाएगी, चार्ज लीक करने लग जाएगा। सही है ना? इसी को कोरोना डिस्चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज। तो स्पार्किंग होने का कारण वही है कि वहां पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई। मान लो एक बॉडी है, उसके शार्प एजेस पे तुमने चार्ज दे दी। किसी बॉडी के शार्प एज पे तुमने चार्ज स्टोर करा दिया, जगह बहुत कम है, जगह बहुत कम है तो चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। समझ पा रहे हो? तुमने चार्ज यहां पे दिया और एक बार चार्ज यहां दिया, तो यहां चार्ज दिया तो एरिया ज्यादा है। अरे चार्ज डेंसिटी बेटा क्या होती है? Q/A। एरिया ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा बनने नहीं पाएगी, लेकिन कम जगह पे उतना चार्ज दे दिया तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। जब चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो एनर्जी ज्यादा स्टोर होगी। हो सकता है उतनी एनर्जी स्टोर ना कर पाए तो क्या करेगा? नहीं, तो वही ऐसे रेडिएशन एनर्जी निकल रही है। ठीक है ना? वही डिस्चार्ज हो जाता है। पतला रेसे वाला तार होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज, तो स्पार्किंग निकलने लग जाती है, तो उस पर वो चार्ज स्टोर नहीं हो पा रहा है क्योंकि चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेस समझ रहे हैं बात को ना? बढ़िया, देख लो। तो एक लास्ट पॉइंट और सिखा देते हैं। सिक्स 22 हो गया, बस 5 मिनट और। तो थोड़ा बहुत आपको रिव्यू हो गया कैपेसिटर का, कहानी वाली बातें। कल हम जो है जो डिस्कस करेंगे, आज कंसेप्चुअल ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, कल न्यूमेरिकल टूल्स वाली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, परसों केवल सर्किट डिस्कस कर लेंगे।
कल हम आपको जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंबाइन करने वाले जो सारी चीज़ें हैं इधर उधर जो है मल्टीपल प्लेट जितने टूल्स टेक्निक्स लगते हैं वो सारे कल सारे जो है न्यूमेरिकल के टेक्निक सिखा डालेंगे। ठीक, परसों जो है सारे सवाल रिलेट करके लगा लेंगे। ठीक है, एक चीज़ और सिखा देते हैं बस, टास्क। कंसेंट्रिक स्फीयर में यदि अंदर की ओर अर्थ किया जाए, कहाँ? अंदर की ओर। बाहर की अर्थ करने में तो कैपेसिटर बनता है, लेकिन जब अंदर की ओर अर्थ करते हैं तो अंदर नेगेटिव चार्ज बनता है, फिर बाहर पॉजिटिव चार्ज बनता है और बचा हुआ बाहर चला जाता है। कैसे, क्या समझा रहा हूँ मैं? तो समझाता हूँ। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में खास बात होती है। मान लो ये R1 है, आपने अर्थ कर दिया तो इस पे जो चार्ज होगा वो बाहर वाले चार्ज का, जब भी आप दो कंसेंट्रिक स्फीयर में अंदर वाले को अर्थ करेंगे तो अंदर वाले में जो चार्ज बनेगा वो माइनस छोटी वाली रेडियस अपॉन बड़ी वाली रेडियस इनटू चार्ज क्यू बनता है। ये रिजल्ट है। ठीक, तो मान लो मैंने यहाँ 12 कूलाम दिया। कितना बेटा? 12 माइक्रो कूलाम। यहाँ का चार्ज मुझे नहीं पता। ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। ठीक, समझना बेटा। तो यदि जैसे ही आप अंदर वाले को अर्थ करोगे तो कितना चार्ज आ जाएगा? याद करो, माइनस छोटी वाली रेडियस अपॉन बड़ी वाली रेडियस गुणे बाहर वाला चार्ज। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। कितना चार्ज आया? -8 माइक्रोकूलम। यही जादू है, सीखो। तो जैसे ही आप अंदर वाले को अर्थ करते हो तो यहां पर कितना आ गया बेटा? -8 माइक्रोकूलम। क्लियर? -8 माइक्रोकूलम 12 कूलम से कितना खींचेगा अपनी तरफ? +8 माइक्रोकूलम। बाहर कितना छोड़ देगा भाई? +8 ज़्यादा खींच के क्या ही करेगा? उसकी ताकत ही -8 की है, तो -8 वाला कितना खींच सकता है? +8। बचा हुआ प्लस चार्ज कहाँ रह जाएगा? बाहर। अब हमारे पास 2 सेट बन गए। क्या बन गए? 2 सेट। ये नेगेटिव चार्ज की लेयर, ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर। नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना दिए बताओ? कैपेसिटर। हो गया। और ये जो बाहर 4 माइक्रोकूलम चार्ज इकट्ठा हुआ है, ये क्या बना दिया? चार्ज्ड स्फीयर। क्या बना दिया? तो इसीलिए कहते हैं कि स्पेशल केस था कि जब भी 2 कंसेंट्रिक स्फीयर होते हैं और उनमें अंदर अर्थ कर दिया जाए तो 2 चीजें बनती हैं। एक क्या बनता है बेटा? कैपेसिटर। एक क्या बनता है? कैपेसिटर। और एक क्या बनता है? चार्ज्ड स्फीयर। क्या बनता है? सही है, क्योंकि थोड़ा चार्ज अंदर चला जाता है और थोड़ा चार्ज बाहर रह जाता है। तो इसको और इसको मिलाकर एक कैपेसिटर बन गया और बाहर एक क्या बन गया? चार्ज स्फीयर। तो फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस जो आएगी, यदि 2 कंसेंट्रिक स्फीयर में अंदर वाले को अर्थ कर दिया जाए तो एक तो बनेगा स्फेरिकल कैपेसिटर और एक क्या बनेगा बताओ? चार्ज स्फीयर। चलो, स्फेरिकल कैपेसिटर कितना होगा? फॉर्मूला जानते ही हो, 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। एक तो ये हो गया, अरे स्फेरिकल कैपेसिटर का फॉर्मूला। और एक बाहर वाले स्फीयर का कैपेसिटेंस कितनी होगी? 4 पाई एप्सिलॉन R2। समझ पा रहे हो? इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फाइनल कैपेसिटेंस निकल आएगी। अब बोलो, आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि जब हम 2 कंसेंट्रिक स्फीयर में बाहर अर्थ करें, कहाँ अर्थ करें, तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो केवल स्फेरिकल कैपेसिटर बनता है। लेकिन अंदर अर्थ करेंगे तो ये स्पेशल केस है, तब 2 चीजें बनेंगी। क्या क्या बनेगा? स्फेरिकल कैपेसिटर और एक क्या बनेगा? चार्ज स्फीयर। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है और ये किसकी है? चार्ज स्फीयर की। हो जाएगा। तो अब जितने भी तुम लोगों ने जिन्होंने भी कैपेसिटर के फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, आज बैठ के जिम्मेदारी से कैपेसिटर के सारे फॉर्मूले देख देख के लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दो। ठीक है?
और फिर कल हम आपको, आज हमने आपको कंसेप्चुअल सिखाया है, अब हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा एक रफ आइडिया फील आ गया। अब कल हम केवल सवालों के टूल्स और टेक्निक्स कराएंगे और परसों सवाल करा देंगे, मामला सेट हो जाएगा। ठीक, इसको बंद कैसे करेंगे? इसको बंद कर देना है ना, यहाँ से खड़े होकर इसको बंद कर देना।